नमस्ते दोस्तों, आप हैं मेरे साथ लवली कहानियाँ पर। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनेंगे उस कहानी का नाम है एक सूखी रोटी। आपसे निवेदन है, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आपके दिल को छू जाए तो लाइक कर दीजिएगा। ज़िंदगी किसी का किसी को कहाँ तक ले जा सकती है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। यूँ तो कहा जाता है कि हमारा देश विकासशील देश है। हर कोई जो वोट लेने के लिए खड़ा होता है, बस एक लक्ष्य गांव वालों को बताता है, हमें गरीबी को जड़ से मिटाना है। मानो मानो जैसे यह उनका हथियार है। यह हथियार दिखाते हम लोग पागलों की तरह उन्हें वोट देने लगते हैं। पर यह नेता बन जाने के बाद गरीबी मिटाने तो आते ही नहीं, बल्कि उन्हें गरीबों के गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। बाबू मोहनदास भी उन्हीं नेताओं में से एक था जो गरीबों का खून चूस के अपनी प्यास बुझाता था। जब भी इलेक्शन का समय आता तो मोहनदास ऐसे नेक बन जाता जैसे वह एक भगवान हो। हर 5 साल में वही एक साल उस इलाके में सावन के महीने जैसे था, जो लोगों का प्यास बुझाता था। जिस साल इलेक्शन होता, कुछ तो मोहनदास अपने चालाकी से जुटा लेता और कुछ जबरदस्ती और कुछ पैसों से। कुल मिलाकर उसे इलेक्शन जीतना तय था। वह पिछले 20 वर्षों से गद्दी पर था। फिर भी गद्दी वाली चाहत है जो कि जा ही नहीं रही थी और ना ही गद्दी की भूख मिट रही थी। उस दिन मोहनदास के फार्म हाउस पर बहुत भीड़ लगी थी। सारे लोग शोर शराबा कर रहे थे। निर्मला चंडी का रूप लिए, हाथ में धारदार हथियार लिए मोहनदास के कमरे में घुसी और अंदर से दरवाज़ा बंद की हुई थी। बाहर लोग कुछ अनहोनी का इंतजार कर रहे थे। कुछ बातें कर रहे थे। अरे, इसकी हिम्मत तो देखो, गई है और मोहन बाबू से पंगा ले पाएगी। कुछ तो उसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे, काश मोहन जैसे शैतान का निर्मला नाम ही मिटा देती तो कितना अच्छा होता। लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में मोहन के चमचों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और निर्मला का बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आए। पर निर्मला चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी, शैतान, आज कितने भी चमचे भेज ले, पर मुझे नहीं पकड़ पाएगा तू। आज मैं यह रावणी साम्राज्य मैं तेरी यह रावणी साम्राज्य को ही मिटा दूंगी। निर्मला चिल्ला चिल्लाकर यही शब्द बार बार कह रही थी। पीछे से मोहनदास घर में से बाहर आए। उनके शरीर से खून बह रहा था। कई जगह पर चोट भी लगी हुई थी। बाहर आकर मोहनदास गरज पड़े, जल्दी करो, जल्दी इस पागल को मार डालो। हम इससे जिंदा नहीं देख सकते। हम इसे जिंदा देखना नहीं चाहते। इसने मेरा तमाशा बनाया है। अरे पापी, तू क्या मुझे मारेगा? तू तो खुद ही मरने वाला है, निर्मला ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मोहनदास के 2 चमचे भी निर्मला को रोक नहीं पा रहे थे। ना जाने इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही थी निर्मला को। उसने एक हाथ में जोर से काटा तो निर्मला का हाथ थोड़ा ढीला पड़ गया। फिर निर्मला ने खाली हाथ दूसरे के नाक पर मारा। जैसे ही मौका मिला उसने हंसिया उठाया और मोहनदास के ऊपर हमला कर दिया। संभाल के उसके चमचे अपने को संभाल के उसके पास पहुंचे, तब तक मोहनदास के पेट को हंसिया चीर चुका था। खून का फव्वारा निकल रहा था। खून से निर्मला का मुंह लाल और बाल भी भीग गया था। वह खून से ऐसे लथपथ थी जैसे वह चंडी हो जो गुस्से में राक्षसों का संहार करके आई हो। तभी वहां पुलिस आ पहुंची। निर्मला खुद ब खुद पुलिस के आगे हाथ बढ़ा दिया। जो चाहती थी वह तो कर चुकी थी। उसने मोहनदास को खत्म कर दिया था। वह न तो हंस रही थी न रो रही थी। उसके दिल में अभी भी तड़प थी, न जाने किस चीज की, पर चुपचाप बैठी हुई थी और सोच रही थी, काश मैंने पहले किया होता,
काश मैंने यह पहले किया होता। दरअसल निर्मला उसी क्षेत्र में आती थी जिस क्षेत्र में मोहनदास का राज्य था। उसके एक बच्चा था, उसका पति खेती करता था। जब निर्मला ब्याह के ससुराल आई तो देखने वालों ने बस यही कहा, रमेश क्या हीरा लाया है, कितनी सुंदर है ये। हरिया काकी ने कहा, कहाँ पा गया रमेश, ये तो अप्सरा लग रही है। काली कलूटी रहती तो घर और बाहर दोनों का काम करती, यह तो बस अपनी सुंदरता ही बनाएगी, घर का काम क्या करेगी। नहीं नहीं चाची, देखिएगा, यह पूरे गांव में सबसे ज्यादा काम करेगी। देख लेना, पूरा चुन के लाए हैं हम, कौनो ऐसन वैसन नहीं है। हमारी बीवी है, हमारे जैसन ही है, देख ही हैं आप सब। अच्छा तब ठीक है, हम देख ही लेंगे, हरिया काकी ने जवाब दिया। जैसे उसने ताव से कहा था बिल्कुल वैसे ही निर्मला थी, सर्वगुण संपन्न। रमेश के काम में भी हाथ बटाती थी, खुशमिजाज थी। जब कभी मोहन बाबू इस गांव में आते तो निर्मला को ललचाए हुए नजरों से देखते थे, पर निर्मला थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी और समझदार भी थी। वो मोहन बाबू को अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। रमेश के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पर वह अपनी पत्नी को अच्छे से रखता था और निर्मला भी समझदार थी, समझती थी। दोनों खूब मस्ती में रहते थे। घर में सबसे खुशी का माहौल तब आया जब निर्मला ने नन्हे कदम आने के संकेत दिए। पूरे गांव में लोग निर्मला और रमेश की सराहना करते थे। कुछ दिनों में निर्मला ने एक बेटे को जन्म दिया। रमेश बहुत खुश था। उसने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई और अपने घर की में मंगल भी गवाए। धीरे धीरे समय बीत रहा था और तिल तिल बाबू बड़ा भी हो रहा था। मोहनदास भी एक दिन रमेश के घर आए। अरे रमेश, कहाँ हो भाई, अरे हमारा मुंह भी तो मीठा कराओ, चिल्लाते हुए मोहनदास ने कहा। अरे मालिक, आप आए हैं, बैठिए, कुर्सी साफ करते हुए रमेश ने कहा। निर्मला को आवाज लगाई, अरे निर्मला, मालिक के लिए पानी लाओ भाई। मोहनदास यही चाहते थे। दरअसल वो तो सिर्फ और सिर्फ निर्मला से मिलने आए थे। जैसे ही निर्मला आई, वह अपनी हवस भरी नजरों से निर्मला को देखा। निर्मला नजरों में से ही झड़प लगाई तो मोहनदास ने शर्मा कर नजर नीची कर ली। मोहनदास ने बातें बनाते हुए 2 मिनट के लिए रमेश को अंदर भेजा और फिर समय पाकर निर्मला से बोले, बड़ी तेज है रे तू, आज तक तो मुझसे कोई आंख भी नहीं मिलाया। तूने मुझे डांटा, शुक्र है बाबू, बस डांटा, थप्पड़ नहीं मारा, वरना ऐसी हरकत करने वालों को तो हम चप्पल से पीटते हैं। कहकर निर्मला अंदर चली गई और जाते जाते कहते गए, बाबू सुधर जाओ वरना हम बिगड़ जाएंगे। अपनी इतनी बेइज्जती मोहनदास बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दरअसल आज से पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं था। चाहे जिस चीज को वह चाहते थे किसी भी कीमत पर पा ही जाते थे। मोहनदास ने पैसे का भी लालच दिया, पर निर्मला ने उसे पीछे का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे यह बात रमेश के कानों में भी पड़ गई। वह तो आग बबूला हो उठा। हम अभी जाएंगे बाबू के घर, उन्हें हमार बीबी के ऊपर गंदी नजर डालने की हिम्मत कैसे भई? रमेश गुस्से से बोला।
फिर निर्मला ने समझाया, क्या करेंगे, वह गंदा है, हम नहीं, हम पर भरोसा रखिए बस। निर्मला समझा बुझाकर शांत कर लिया। उधर भूखे शेर की तरह मोहनदास घात लगाकर बैठा हुआ था, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। एक दिन रमेश किसी काम से बाहर गया था। बस क्या, मोहनदास को पता चल गया। वह ऐसे ही मौकों के तलाश में तो था। वह अपने चमचों को कहकर रमेश का एक्सीडेंट करवा दिया। रमेश के दोनों पांव दब गए। दवा में निर्मला ने अपने सारे जेवर बेच दिए और फिर जमीन भी गिरवी रख दी। किसी भी तरह रमेश की जान बच पाई, लेकिन दोनों पैर कट गए। रमेश का होना न होना एक जैसा था। वह रमेश हमेशा चिंतित रहता। जब भी वह अकेले निर्मला को सारे काम करते देखता तो तड़पता और अपने लाचारी पर रोने लगता। निर्मला रमेश को बहुत समझाती थी। अब ना तो घर में कोई आमदनी थी, ना खेती बाड़ी। लिहाजा निर्मला बर्तन पोछा वाला काम करने लगी और अपने बेटे और पति का पेट पालने लगी। वह दिन भर मेहनत करती, पर सारा पैसा पति के दवा में चला जाता। मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी नसीब होती, फिर भी निर्मला अपने पति को पाकर खुश ही होती। सोचती, जब बच्चा बड़ा होगा हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर वह कम कमाएगा और फिर हम भी अच्छे से रहेंगे। तब तक हम सूखी रोटी ही खाकर संतोष कर लेते हैं। निर्मला को ऐसी हालत में पहुंचाकर भी मोहनदास को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह किसी भी कीमत पर निर्मला को एक रात के लिए पाना चाहता था। वह सोचा, अब तो निर्मला की अकड़ ढीली पड़ गई होगी। वह एक बार फिर उसको बहलाने पहुंचा। निर्मला बर्तन झाड़ू करके घर आ रही थी। बस फिर क्या था, मौका देखकर मोहनदास ने निर्मला का हाथ पकड़ लिया और कलाई की तरफ देखते हुए कहा, उफ, ये नाजुक हाथ बर्तन धोने के लिए हैं क्या? निर्मला, तू मेरी बात मान, तेरे पति को शहर से अच्छा इलाज करवाएंगे, तुम्हारा भी बर्तन झाड़ू छूट जाएगा। बस एक बार तू। मोहनदास ने अपने होठों को अंदर खींचते हुए लार टपकाया। निर्मला ने अपना हाथ झटक कर छुड़ाते हुए बोली, यह मक्खन मलाई खाने वाले हाथ नहीं हैं कि तुम इसे संभाल पाओगे। बर्तन घिसते घिसते मेरे हाथ लोहे से भी तेज हो चुके हैं। अगर एक पड़ेगा ना तो तू बेहोश पड़ा दिखाई देगा, बुढ़ा खूसट कहीं का। कहकर निर्मला चली गई। मोहनदास एक बार फिर जलील होकर रह जाते हैं। अब तो बिल्कुल बदला लेने की ठान लेते हैं। वह अपने गंदे गंदे कारनामों से सबको डराने लगा, जो कि निर्मला की मदद करता है। फिर भी एकाक लोग चोरी छिपे निर्मला की मदद कर देते। जब कोई चारा न रहा तो उस डॉक्टर के पास गया जो रमेश का इलाज कर रहा था। उन्होंने डॉक्टर को 20,000 रुपये देते हुए दवा बदलने के लिए कहा। लेकिन सर, जब हम पकड़े जाएंगे तब क्या होगा? डॉक्टर ने कहा। तुम उसकी चिंता मत करो, हम हैं ना, मोहन बाबू बोले। थोड़ी ना नुकुर के बाद डॉक्टर मान गया। डॉक्टर ने दवा बदल दिया। कुछ ही दिनों में रमेश की हालत खराब हो गई। निर्मला के पास अब कोई चारा नहीं रह गया। उसने जहां तक हुआ सबसे कर्ज लेकर रमेश का इलाज करवाया, पर अब की बार शायद किस्मत का साथ नहीं था। भगवान भी औरत जाति का कितनी परीक्षा लेता है, उसकी सब्र का, उसके विश्वास का। हर पल एक सच्ची औरत को मारा जाता है। निर्मला के जीवन में सिर्फ 2 अनमोल रत्न बचे थे, एक उसका पति और दूसरा बेटा। बेटा अभी 3 साल का था, पर इस बार की बीमारी में रमेश साथ छोड़ गया। अब तो निर्मला अकेली हो गई। घर का सरदार होना जरूरी है, चाहे वह बिना काम का ही क्यों न हो।
जब अपने घर सब रहता है तो बाहर वाले भी साथ देते हैं। निर्मला के सिर पर हजारों का कर्ज था। ना खेत था, ना जेवर, ना ससुराल में कुछ और ना ही कुछ मायके में था। फिर भी निर्मला हिम्मत बांध कर खड़ी थी। अब बर्तन झाड़ू करके सबका कर्ज दे या घर का रोटी चलाए। सरकार गरीबों के लिए लाखों योजनाएं चलाती हैं, लेकिन वह योजनाएं सिर्फ अफसरों के पास ही रह जाते हैं। क्या गरीबी पर कोई फर्क पड़ता है? इतनी योजनाओं के बावजूद हर गांव में कुछ न कुछ लोग बिना रोटी के ही मर जाते हैं। निर्मला भी मुश्किल से जी रही थी। जो पैसा मिलता वही बाबूजी लोग अपना कर्ज ले लेते। किसी तरह से निर्मला अपने बच्चे का पेट पाल रही थी। खुद 2-3 दिन तक भूखी रह जाती। इस बार तो हद ही हो गई। इस महीने जितना मिला, फिर बाबू लोग आए पैसे मांगने। निर्मला बोली, मुझ गरीब पर रहम करिए साहब, इस बार पैसे ना लीजिए साहब, मेरे बेटे को बुखार है। डॉक्टर साहब बोले हैं कि कमजोरी है, बेटे को खाने की ज़रूरत है साहब, अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा साहब, रहम करिए साहब। साहब बेरुखी से जताकर बोले, हम तो रहम ही करते हैं, वरना तूने जितने पैसे लिए हैं वो यह उसका ब्याज भी नहीं है। फिर भी मान जाता हूँ, जबरन सारा पैसा छीन ले गए। अजब दिल है अमीरों का, खुद तो महल में भी रहकर कम पड़ता है, गरीबों की झोपड़ी भी रास नहीं आती है। निर्मला के बेटे की हालत बिगड़ रही थी। उसकी बोली धीरे धीरे बंद हो रही थी। एक आध बार निकलती तो वो कहता, माँ माँ मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। सुन निर्मला बिफर पड़ती। आखिर माँ का दिल है, कैसे नहीं बिफरता। अपने बेटे को बिस्तर पर मरते देखना कौन सी माँ चाहेगी। वह बीमार बेटे को गोद में लेकर सीधे बाबू लोगों के घर गई। बोली, बाबू आप कुछ काम दीजिए, बदले में हमें बस सूखी रोटी दे दीजिए। बाबू लोग के घर बाबू मोहन बाबू भी बैठे थे। सबके बोलने से पहले बोल उठे, सूखी काहे, मैं तो घी लगा कर दूंगा, चल बस मेरे घर, मेरी भी तबीयत खराब है, बर्तन झाड़ू कर दे। मोहन बाबू का दबदबा उन सभी बाबुओं पर था, इसलिए वह भी हामी भर दिए। निर्मला की आंखों में आंसू था, लेकिन दूसरे ही पल वह शांत हो उठी, क्योंकि उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना था। वह जानती थी कि मोहन बाबू कौन सा काम करवाएंगे। एक नारी को पति बच्चे से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं होता, उसकी खुद की जान भी नहीं। निर्मला भी मोहन बाबू के साथ चल दी अपनी बर्बादी की तरफ। वह जानती थी अब उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आखिर आज वह तबाह हो जाएगी। फिर भी उसे इस बात की खुशी थी कि उसका बच्चा बच जाएगा। सच, एक माँ का प्यार एकदम निस्वार्थ होता है, एकदम। मोहनदास अपनी गाड़ी अपने फार्म हाउस पर रोके, जहाँ कोई नहीं था। निर्मला बोली, बाबू आप यहाँ लाए हैं, यहाँ कौन सा काम है? अरे चल तो, तुम्हें अपने बेटे के लिए भोजन नहीं चाहिए क्या? मोहन बाबू ने बड़े प्यार से बोला। निर्मला बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर चली गई। मोहन बाबू अपने नौकरों को आवाज़ लगाई, अरे भाई जरा अनार का जूस बनाना, तो 2 गिलास फल वाली टोकरी लाना। नौकर फल वाली टोकरी और अनार का जूस लिए हाजिर हो गए। जैसे ही निर्मला अपने बच्चे के लिए जूस लेने गई, मोहन बाबू बोले, अरे बच्चे को सुला दो निर्मला, आराम से पिलाओ, इतनी जल्दी भी क्या है। सुनो। चुपचाप निर्मला बच्चे को लिटा दिया, फिर जूस लेने गई। मोहन ने लपक कर कलाई पकड़ लिया और बोला, मेरी छैला तुम मुझे बहुत तड़पाया है, पहले मेरी भूख मिटा, फिर बच्चे की। निर्मला मोहनदास की तरफ देखी, बोली, जानती हूँ दुष्ट तेरी यही नीयत है, चल तुझे जो चाहिए हम दे देंगे, लेकिन पहले मेरे बेटे को खिला पिला लेने दे। अरे नहीं, तुझे क्या मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ? तो तू फिर भाग जाएगी। उसने नौकर को बच्चा ले जाने के लिए इशारा कर दिया। नौकर उसके बच्चे को ले जाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। देख निर्मला, जितना देर तू मुझे तड़पाएगी, सोच ले उतना ही देर तेरा बेटा भी तड़पेगा। मोहनदास ने अपनी हैवानियत बताई। निर्मला एकदम टूट गई। तुझे तो मैं जानती थी कि तू नीच है, पर इतना घटिया किस्म का नीच है यह नहीं जानती थी। निर्मला ने कहा, इधर एक सूखी रोटी के लिए बेटे की जान जा रही थी, उधर एक सूखी रोटी के लिए माँ का इज्जत। बेटा दम तोड़ रहा था, उधर माँ बर्बाद हो रही थी। जब निर्मला अपने बेटे के पास आई
तब तक बेटा मर चुका था। मोहनदास के कुत्ते भी बिस्किट खाते थे और गांव के गरीब सूखी रोटी के लिए मर रहे थे। अपने बच्चे को मरा देख निर्मला बुत बन गई। उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा हो चुका है। उसने ऊपर भगवान की तरफ देखा, फिर अपने बेटे की तरफ। एक बूंद आंसू भी नहीं बहाई। वह जाकर अपने बेटे का दाह संस्कार किया, फिर भी एक आंसू न रोई। किसी को कुछ भी नहीं कहा, न किसी से कुछ मांगा। फिर अपने घर के अंदर गई और एक धारदार हंसिया उठाया, उसे और भी तेज किया। फिर चुपचाप उसी तरफ बढ़ी जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था। फिर उसने उसी हंसिया से अपना बदला लिया, मोहनदास को मार करके। अब ढेर सारी पुलिस निर्मला को अपने साथ जेल ले जा रही थी। निर्मला अभी भी उसी तरह बुत बने बैठी हुई थी। शायद उसे एक सरकारी नेता को मारने के जुर्म में उम्र कैद हो या फिर फांसी हो जाए, पर उसके पति के कातिल को क्या सजा मिलेगी? क्या सजा मिलनी चाहिए, यह न तो पुलिस सोच रही थी, न प्रशासन। एक भूख से तड़प तड़प कर मरने वाले एक बच्चे के जिम्मेदार को क्या सजा मिलनी चाहिए? एक सूखी रोटी के लिए माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इसका पता नहीं है। वाह रे हमारा देश, वाह रे हमारे देश का कानून, वाह रे हमारे देश की सरकार। खुद बंगले में रहेंगे, गरीबों को एक टूटी झोपड़ी भी नहीं। अपने विदेशी शराब पिएंगे, गरीबों को एक गिलास दूध भी नहीं। अपने सूखे मेवे खाएंगे और गरीबों को एक सूखी रोटी भी नहीं। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।